Welcome to Civil Prep Hub, your ultimate destination for mastering civil services exams. 4 जनरेशन्स तक मुगल्स को अपनी लॉयल्टी और सर्विस देते हैं। वे और भी अलायंसेस बनाते हैं जिससे नॉर्थ इंडिया और सेंट्रल इंडिया में धीरे धीरे एक के बाद एक किंगडम्स या तो उनकी सुजरेनिटी एक्सेप्ट कर लेते हैं या फिर जंग में हार जाते हैं। क्रोनोलॉजिकली देखें तो सेंट्रल और वेस्ट इंडिया में मालवा, गढ़काटंगा विच इज पार्ट ऑफ गोंडवाना, चित्तौड़ कैपिटल ऑफ सिसोदियाज ऑफ मेवाड़, रणथंबोर, मारवाड़, गुजरात, हल्दी घाटी, सिसोदियाज, राणा प्रताप और डेक्कन में खानदेश, बेरार और पार्ट्स ऑफ अहमदनगर उनके कब्जे में आ जाते हैं। ईस्ट इंडिया में बंगाल, बिहार फ्रॉम दाऊद खान कर्रानी और उड़ीसा तक उनका झंडा बुलंद हो जाता है। इसके अलावा नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर हमेशा से भारतीय शासकों के लिए हेडेक बना रहा है। सेंट्रल और ईस्ट इंडिया को जीतने के बाद वे फॉरेन इन्वेजन से बचने के लिए काबुल, कश्मीर, सिंध, बलूचिस्तान और कांदाहार फ्रॉम सफाविद्स ऑफ ईरान को वापस से अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। यहाँ एक ध्यान देने की बात है कि वे सिर्फ लड़ाई जीतने में इंटरेस्ट नहीं रखते थे, बल्कि लड़ाई जीतने के बाद मैक्सिमम केसेस में बिना ह्यूमिलिएट किए वहीं के लोकल राजा को वापस रीइंस्टेट कर देते थे। बदले में उन रूलर्स को सुजरेनिटी एक्सेप्ट कर टैक्स देना होता था। ऐसी पॉलिसी किसी भी मुस्लिम रूलर ने पहले नहीं अपनाई थी। उदाहरण के लिए अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक अकबर जैसे सफल शासक नहीं बन पाए थे। ये तो थी अकबर के कॉन्क्वेस्ट्स की बात। आइए इन कॉन्क्वेस्ट्स के दौरान हुए कुछ यादगार लड़ाइयों के बारे में जान लेते हैं। एपिक बैटल्स। अकबर के कॉरोनेशन के बाद 1556 में हुई सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत उनकी पहली लड़ाई थी। इसे जीतना मुगल साम्राज्य के लिए एक लाइफलाइन की तरह काम करता है। वहीं सेंट्रल इंडिया में गढ़काटंगा को जीतने की लड़ाई भी बहुत प्रेरित करने वाली है। यहाँ गोंड की महान रानी दुर्गावती का शासन था। वो अपने बेटे राजा बीर नारायण की रीजेंट थी। 1564 में हुए बैटल ऑफ दामोह में वो अकबर के कमांडर असद खान से हार जाती हैं, पर उनके साहस और पराक्रम की गाथा आज भी गोंड ट्राइब्स के लिए इंस्पिरेशन है। गुजरात में अहमदाबाद और सूरत को जीतने के दौरान मिर्जाओं से लड़ाई भी एपिक थी। गुजरात जीतने की खुशी में उन्होंने आगरा से 36 किलोमीटर दूर फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा यानी डोर ऑफ विक्ट्री भी बनवाया था। इनके अलावा सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत के 20 साल बाद 1576 में हुई बैटल ऑफ हल्दी घाटी सबसे मशहूर लड़ाइयों में से एक है। अकबर की राजपूत पॉलिसी के कारण धीरे धीरे सभी राजपूत रूलर्स अकबर की सुप्रेमेसी एक्सेप्ट करने लगे थे, पर चित्तौड़ के राजपूतों की मुगलों से पुरानी दुश्मनी थी। कॉन्टेक्स्ट के लिए 1527 के बैटल ऑफ खांडवा में महाराणा प्रताप के दादा राणा सांगा को बाबर ने हरा दिया था। तब से सिसोदिया राजपूतों को मुगल्स बिल्कुल पसंद नहीं थे। राणा सांगा के बाद उनके बेटे राणा उदय सिंह ने भी लड़ाई जारी रखी। उनके टाइम में ही सीज ऑफ चित्तौड़गढ़ फोर्ट हुआ था। राणा उदय सिंह के बाद उनके बेटे महाराणा प्रताप का नंबर आता है। अकबर के कहने पर आमेर के राजा मान सिंह महाराणा प्रताप से दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं, पर महाराणा प्रताप मना कर देते हैं। परिणाम स्वरूप हल्दी घाटी की लड़ाई में अकबर की सेना का नेतृत्व राजा मान सिंह करते हैं। वहीं महाराणा प्रताप को अफगानों, भीलों और उनके यूनिकॉर्न घोड़े चेतक का सपोर्ट प्राप्त था। लड़ाई के दिन तीनों साइड से मुगल सेना से घिर जाने के बावजूद राणा प्रताप हार नहीं मानते हैं और ऐसा जोरदार स्विफ्ट काउंटर अटैक करते हैं कि मुगल सेना हक्की बक्की रह जाती है। वैसे तो ये लड़ाई इनकंक्लूसिव रहती है, पर यदि चेतक नहीं होता तो हल्दी घाटी की लड़ाई में महाराणा प्रताप वीर गति को प्राप्त हो गए होते। हिस्टोरियंस इस लड़ाई को लेजेंड्स की लड़ाई मानते हैं। अभी हमने कुछ एपिक बैटल्स के बारे में जाना, जिसके साथ ये पॉलिटिकल हिस्ट्री समाप्त हो जाती है। ढेर सारी लड़ाइयों को जीतने के कारण अकबर मुगलों के ही नहीं बल्कि पूरी इंडियन हिस्ट्री में एक स्पेशल प्लेस रखते हैं। पर ऐसा क्यों है कि हिंदुस्तान के इतिहास में वो एक हीरो हैं और पाकिस्तान की हिस्ट्री बुक्स में वो एक विलन? इसकी वजह थी उनकी लिबरल पॉलिसीज। तो आइए अब हम अकबर की कुछ पॉलिसीज पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे अकबर की राजपूत पॉलिसी के बारे में। अकबर्स राजपूत पॉलिसी। उनकी राजपूत पॉलिसी बड़ी ही नोटेबल थी। अपने जन्म के समय मिले राजपूताना प्रोटेक्शन को वे कभी नहीं भूले।
जहां तक हो सका उन्होंने राजपूतों का दिल जीतने की कोशिश की। वो विक्ट्री और ह्यूमिलिएशन में केयरफुल बैलेंस बनाकर चलते थे। वे कई राजपूत प्रिंसेसेस से शादी करते हैं, जैसे आमेर, जयपुर के कचवाहा राजपूत राजा भारमल की बेटी हराखा या जोधाबाई से उनका विवाह होता है। वे अपनी हिंदू पत्नियों को रिलीजियस कन्वर्जन के लिए फोर्स नहीं करते थे और अपने महल में ही उनके लिए हिंदू टेम्पल बनवाते। मुगलों के अगले एम्परर सलीम यानी जहांगीर जोधाबाई के ही बेटे थे। इस सिंक्रेटिक और सेक्युलर अप्रोच के कारण वे मैदान में ही नहीं, मैदान के बाहर भी राजपूतों का दिल जीत लेते थे। ये अप्रोच मुगलों के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। राजा भगवान दास और राजा मानसिंह मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत सीनियर पोजीशन पर रहे और अकबर के नवरत्नों में भी शामिल हुए। बैटल ऑफ हल्दी घाटी के बाद बचे खुचे राजपूत रूलर्स ने भी रिस्पेक्ट से अकबर की सुप्रेमेसी स्वीकार कर ली और राजस्थान में पीस बहाल हो गई। उनकी दूसरी रिमार्केबल पॉलिसी थी रिलीजियस पॉलिसी। आइए जानते हैं अकबर्स रिलीजियस पॉलिसी। भारतीय इतिहास के पन्नों में अकबर अपने रिलीजियस पॉलिसी के कारण सबसे अधिक चर्चा में रहे हैं। सूफी सेंट्स का इन्फ्लुएंस, उनके मेंटोर अब्दुल लतीफ की टीचिंग्स, राजपूत वुमेन से शादी और पूरे हिंदुस्तान में साम्राज्य फैलाने का सपना उनके लिबरल रिलीजियस पॉलिसी के इंपॉर्टेंट कॉजेस थे। वे शिया सुन्नी के आधार पर भेद नहीं करते थे। उदाहरण के लिए बैरम खान शिया थे पर उनके सबसे क्लोज हुआ करते थे। वो अपने जजमेंट पर मौलानाओं से ज्यादा भरोसा करते थे। अकबर ने हिंदुओं पर लगने वाला पिलग्रिम टैक्स और जजिया भी माफ कर दिया था, जिससे उनकी तारीफ सभी जगह होने लगी। उन्होंने राम सीता सिल्वर कॉइन्स भी चलाए। इसके अलावा फतेहपुर सीकरी में उन्होंने एक इबादत खाना बनवाया जहां पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स ऑर्गेनाइज होता था। इसमें सभी धर्म के स्कॉलर्स डिबेट और नॉलेज शेयरिंग करने आते थे। इन डिस्कशन से अकबर ने कंक्लूड किया कि सारे धर्म में कुछ न कुछ अच्छाई है, पर कई धर्मगुरु अपने एक्सट्रीमिस्ट टीचिंग से उनकी प्रजा में डिविजन्स क्रिएट करते हैं। इससे ऊपर उठने के लिए अकबर सुलह कुल यानी यूनिवर्सल पीस का आइडिया लाए। उनके दोस्त और बायोग्राफर अबुल फजल ने उनके इस आइडिया के अराउंड प्रिंसिपल्स ऑफ गुड गवर्नेंस भी तैयार किए। उनके बाद जहांगीर और शाहजहां भी इन गुड गवर्नेंस प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं। रिलीजियस हार्मनी को फर्दर प्रमोट करने के लिए उन्होंने एक न्यू इंक्लूसिव रिलीजन की स्थापना की जिसका नाम था दीन ए इलाही या डिवाइन फेथ। ये वन गॉड में बिलीव करता था। इसमें सभी धर्म की अच्छी बातें शामिल की गई थी। कोई डॉगमा या कट्टरता नहीं थी, सिर्फ रैशनैलिटी पर आधारित था। पर अकबर ने इस धर्म को अपनाने के लिए किसी को फोर्स नहीं किया। बीरबल अकेले हिंदू कोटियर थे जिन्होंने इस धर्म को दिल से स्वीकार किया था। ये धर्म ज्यादा पॉपुलर नहीं हो सका और अकबर की मृत्यु के बाद फिजल आउट हो गया। रिलीजियस पॉलिसी के बाद बात करते हैं उनकी इकोनॉमिक पॉलिसी की। अकबर्स इकोनॉमिक पॉलिसी। अकबर के एम्पायर की इकोनॉमी मुख्यतः एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और ट्रेड पर आधारित थी। मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर निर्भर करती थी, जो नेशनल इनकम का मेन सोर्स भी हुआ करता था। मुगल एरा में मिलेट्स, ऑयल सीड्स, सीरियल्स, शुगरकेन, कॉटन इत्यादि मेजर क्रॉप्स होते थे। अकबर के समय में टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी बहुत इवॉल्व हुई। क्लॉथ पर प्रिंटिंग करना, सिल्क वीविंग इत्यादि इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज थे। और ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन फैसिलिटीज में इंप्रूवमेंट के कारण ओवरऑल इकोनॉमी पर पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ। लोगों के डाइवर्सिफाइड इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज से लोकल एरिस्टोक्रेट्स और मर्चेंट्स की डिमांड तो पूरी होती ही थी, बल्कि विदेशों से आने वाले मर्चेंट्स के लिए भी सरप्लस अवेलेबल रहता था। इसके अलावा गवर्नमेंट इंटरवेंशंस के कारण एसेंशियल कमोडिटीज के प्राइसेस लो हुआ करते थे। पर यहाँ एक गौर करने वाली बात है कि ऑल्दो अकबर के समय में इंडिया एक रिच कंट्री थी, पर मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन पुअर थी। जहां एम्परर, नोबल्स, जागीरदार और मनसबदार लग्जूरियस लाइफ जीते थे, वहीं आम आदमियों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। दोस्तों, ये थी अकबर की पॉलिटिक्स, रिलीजन और इकोनॉमी के फील्ड में इंपॉर्टेंट पॉलिसीज। नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन, फॉरेन रिलेशंस और कल्चरल पेट्रनेज के बारे में। अकबर, एडमिनिस्ट्रेशन, फॉरेन रिलेशन एंड कल्चर। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन, फॉरेन रिलेशंस और कल्चरल पेट्रनेज के बारे में। आइए शुरू करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म से, जिसमें हम मिलिट्री, सिविल और लैंड एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात करेंगे।
एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स में अकबर ने सबसे पहले अपने मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन को इंप्रूव किया था। जानते हैं कैसे? रिफॉर्म्स इन मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन। अकबर को बचपन से ही बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़नी पड़ी थी। यही कारण रहा था कि वो अपनी मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन से कोई समझौता नहीं करते थे। उन्होंने सेना और घुड़सवारों के बेहतर मैनेजमेंट के लिए मनसबदारी सिस्टम इजाद किया था। यहां मनसबदारी का मतलब अकबर के मिलिट्री कमांडर्स, हाई सिविल एंड मिलिट्री ऑफिसर्स और प्रोविंशियल गवर्नर्स थे। मनसबदारी सिस्टम के तहत हर मनसबदार को एक जात रैंक यानी पर्सनल एडमिनिस्ट्रेटिव रैंक और एक सवार रैंक यानी नंबर ऑफ हॉर्समैन टू मेंटेन दिया जाता था। जात और सवार रैंक के हिसाब से हर मनसबदार को एक फिक्स नंबर ऑफ सैनिक और एटलीस्ट 2 घोड़े पर घुड़सवार अकबर के लिए मेंटेन करना होता था। यहां ध्यान देने वाली बात है कि सवार रैंक हाई होने के बावजूद अगर किसी मनसबदार का जात रैंक लो है तो उसकी ऑफिशियल हायरार्की में ओवरऑल रैंक लोअर रहेगी। एग्जाम्पल के लिए 5000 जात और 2000 सवार वाले मनसबदार 4000 जात और 3000 सवार वाले मनसबदार से सीनियर होंगे। अकबर ने मनसबदारी को हेरेडिटरी नहीं बनने दिया था। समय समय पर वे मनसब्स का परफॉर्मेंस रिव्यू करते थे। यदि किसी मनसब को जागीर दिया गया हो तो उसके रेवेन्यू और मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन के लिए 2 ऑफिशियल होते थे ताकि बैलेंस बना रहे। षड्यंत्र और रिवोल्ट से बचने के लिए अकबर कभी होम जागीर नहीं देते थे। इसमें एक्सेप्शन सिर्फ राजपूतों के लिए था जिन्हें होम जागीर मिल सकती थी। टेक्नोलॉजी फ्रंट पर ऑटोमन टर्क्स, पोर्चुगीज और इटालियंस की मदद से उन्होंने अपनी आर्टिलरी और कैनन पावर को और इम्प्रूव किया। उन्होंने मैचलॉक्स यानी कि बारूद वाली बंदूकें भी अपनी सेना में शामिल कर ली थी। इसीलिए उनके साम्राज्य को गन पाउडर एम्पायर भी कहा जाता है। मिलिट्री रिफॉर्म्स के बाद हम सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में किए गए सुधारों को देखते हैं। रिफॉर्म्स इन सिविल एडमिनिस्ट्रेशन। अकबर का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम दिल्ली सल्तनत से इवॉल्व हुआ, लेकिन अकबर ने उसमें काफी सुधार भी किए। उनका पूरा एम्पायर सूबों यानी प्रोविंसेस में बटा हुआ था, जिसके एडमिनिस्ट्रेटिव हेड सूबेदार और रेवेन्यू हेड दीवान हुआ करते थे। हर एक सूबा सरकार्स यानी डिस्ट्रिक्ट्स में बटे होते थे, जिसके एडमिन हेड फौजदार और रेवेन्यू हेड अमाल गुजार होते थे। सरकार से छोटा परगना यानी तालुका होता था, जिसके एडमिन हेड सिकदर और रेवेन्यू हेड कानून को होते थे। अंत में ग्राम यानी विलेज सबसे छोटा यूनिट होता था, जिसके हेडमैन मुकद्दम होते थे और अकाउंटेंट को पटवारी बुलाया जाता था। इस तरह अकबर का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन चेक्स एंड बैलेंसेस पर आधारित था। इसके अलावा सेंटर में वजीर, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, जागीर और इनाम लैंड का मैनेजमेंट देखते थे। मीर बख्शी मिलिट्री हेड होते थे। मीर सामान इंपीरियल हाउस होल्ड के इंचार्ज होते थे और चीफ काजी जुडिशरी के हेड होते थे। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में हुए रिफॉर्म्स के बाद देखते हैं अकबर का लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन। लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन। अकबर का लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन इंस्पायर था दिल्ली सल्तनत और शेर शाह सूरी के लैंड रेवेन्यू सिस्टम से। पर अपने सिस्टम को रोबस्ट बनाने के लिए उन्होंने कई एक्सपेरिमेंट्स भी कराए। अकबर के लैंड रेवेन्यू सिस्टम को जब्ती, बंदोबस्त या दहसाला सिस्टम भी कहा जाता था। इस सिस्टम को बनाने के लिए राजा टोडरमल ने सबसे पहले एक यूनिफॉर्म लैंड मेजरमेंट सिस्टम यानी गज़े इलाही का यूज किया। फिर 10 साल तक केयरफुल लैंड और क्रॉप प्रोडक्शन सर्वे किया गया। फिर एक एवरेज फिगर कैलकुलेट किया गया जिसे फार्मर्स को कैश में देना होता था। जरूरत पड़ने पर कैश की जगह क्रॉप्स भी अलाउ कर दिए जाते थे। इसके अलावा टैक्स जस्टिस मेंटेन करने के लिए उन्होंने लैंड को 4 कैटेगरीज में बांट दिया था। पोलज यानी कल्टीवेटेड एवरी ईयर, परौती वंस इन 2 years, चाचार वंस इन 3 to 4 years और बंजर वंस इन 5 or more years। इस कैटेगराइजेशन के कारण किसी भी किसान से मनमाना टैक्स नहीं वसूला जा सकता था। अगर गहराई में झांककर देखें तो अकबर के इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन के पीछे उनके नवरत्नों का बहुत बड़ा हाथ था। उनके नवरत्नों के नाम थे एडमिनिस्ट्रेटर बीरबल, स्कॉलर एंड स्टेट्समैन अबुल फजल और उनके भाई अबुल फैजी, फाइनेंस मिनिस्टर राजा टोडरमल, मनसबदार और राजा भारमल के बेटे राजा भगवान दास और उनके ग्रैंडसन राजा मानसिंह।
म्यूजिशियन तानसेन, स्टेट्समैन पोएट अब्दुर रहीम खान खाना और एडवाइजर मुल्ला दो प्याजा। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के अलावा अकबर के लंबे शासन का एक इम्पॉर्टेंट कारण उनकी साउंड फॉरेन पॉलिसीज भी थी। आइए देखते हैं फॉरेन रिलेशंस ऑफ अकबर। आइए सबसे पहले हम अकबर का सफाविद्स यानी कि ईरान के शासक के साथ संबंध को देखते हैं। द सफाविद्स एंड कांधार। दोस्तों, यदि किसी भी फॉरेन रूलर को इंडियन सबकॉन्टिनेंट पहुंचना होता था तो उसे हिंदू कुश माउंटेन पार करके अफगानिस्तान के रास्ते नॉर्थ वेस्ट इंडिया आना पड़ता था। नॉर्थ वेस्ट से आने वाले इन खतरों से निपटने के लिए अकबर काबुल और कांदाहार जैसे की आउटपोस्ट पर हमेशा पकड़ बनाकर रखना चाहते थे। इस नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर रीजन को कंट्रोल करना मुगल्स और ईरान की सफाविद डायनेस्टी के बीच पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक रिलेशंस को डिफाइन करता था। इसीलिए कांदाहार सफाविद रूलर्स और मुगल्स के बीच हमेशा से एक विवाद का विषय बना रहा। ये फोर्ट्रेस टाउन एक समय हुमायूं के कंट्रोल में था, जिसे अकबर ने 1595 एडी में फिर से कॉन्कर कर लिया। इससे मुगल एम्पायर नॉर्थ वेस्टर्न अग्रेशन से काफी हद तक सेफ हो गया था। यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात है कि ऑल्दो सफाविद्स ने 1595 एडी के बाद भी मुगल से डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाए रखे, परंतु उन्होंने कांदाहार पर अपना क्लेम कभी भी गिव अप नहीं किया। वहीं अकबर की दूसरी इंपॉर्टेंट फॉरेन पॉलिसी थी ऑटोमन एम्पायर से पिलग्रिमेज और ट्रेड के लिए रिश्ते बनाए रखना। अकबर्स रिलेशंस विद ऑटोमन्स। ऑटोमन टेरिटरी के अंदर पिलग्रिम्स और मर्चेंट्स का फ्री मूवमेंट मुगल्स और ऑटोमन्स के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी का काम करता था। इसीलिए मक्का और मदीना तक पहुंच बनाए रखने के लिए अकबर सॉफ्ट पावर पर निर्भर करते थे। वे कॉमर्स और रिलीजन को कंबाइन करते हुए एडन और मोखा जैसे रेड सी में लोकेटेड पोर्ट्स पर वैल्यूएबल आइटम्स एक्सपोर्ट करते थे, और इन आइटम्स की सेल पर जो भी पैसा आता था वो उसे लोकल उलेमा और श्राइन कीपर्स के बीच डोनेट कर देते थे। इससे अकबर और मुगल एम्पायर की गुडविल हमेशा ऑटोमन टेरिटरीज में बनी रहती थी। इसके अलावा अकबर के यूरोपियंस एंड इन पर्टिकुलर पोर्चुगीज के साथ भी अच्छे रिलेशंस थे। रिलेशंस विद पोर्चुगीज। यूरोपियंस को इंडिया के बारे में सबसे पहले क्रिश्चियन मिशनरीज, ट्रैवलर्स, मर्चेंट्स, डिप्लोमैट्स इत्यादि के माध्यम से पता चला। फिर 15th सेंचुरी एडी में यूरोप से इंडिया तक के लिए डायरेक्ट सी रूट की डिस्कवरी के बाद पोर्चुगीज सबसे पहले सी रूट से भारत पहुंचे। उन्होंने कई कोस्टल सिटीज में ट्रेडिंग स्टेशंस की स्थापना की। पोर्चुगीज किंग ट्रेड के साथ साथ क्रिश्चियनिटी धर्म के प्रचार प्रसार में भी बहुत इंटरेस्टेड थे। इसके लिए वे मिशनरीज ऑफ द सोसाइटी ऑफ जीसस यानी जेस्यूइट्स को बहुत प्रमोट करते थे। वहीं अकबर भी क्रिश्चियनिटी धर्म के बारे में जानने में बहुत रुचि लेते थे। इसलिए उन्होंने अपना एक ऑनवॉय गोवा भेजा ताकि वे जेस्यूइट प्रीस्ट्स को मुगल दरबार में इनवाइट कर सकें। परिणाम स्वरूप पहला जेस्यूइट मिशन 1580 एडी में फतेहपुर सीकरी पहुंचा और वहां करीब 2 साल रहकर अकबर और उलेमाओं को क्रिश्चियनिटी के वर्च्यूज के बारे में बताया। फॉरेन रिलेशंस के साथ साथ अकबर आर्ट एंड कल्चर के भी बहुत बड़े पेट्रन थे। पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन और बेटर फॉरेन पॉलिसीज के कारण अकबर आर्ट एंड कल्चर पर बाबर और हुमायूं से कहीं ज्यादा ध्यान दे पाए। आइए देखते हैं अकबर्स कल्चरल पेट्रनेज। अकबर अपनी रेन को गोल्डन एरा बनाने के लिए लड़ाइयों के बीच भी आर्ट एंड कल्चर पर हेविली इन्वेस्ट करते थे। इस प्रथा को आगे जहांगीर और शाहजहां भी कैरी फॉरवर्ड करते हैं। अकबर के रेन में दिल्ली, आगरा और फतेहपुर सीकरी आर्ट एंड आर्किटेक्चर के इंपॉर्टेंट सेंटर्स थे। तो आइए सबसे पहले हम आर्किटेक्चर की बात करते हैं। आर्किटेक्चर। अकबर के आदेश पर कई मैग्निफिसेंट फोर्ट्स, पैलेसेस, मॉस्क्स और मॉज़ोलियम्स बनाए गए थे। इनमें जैन, मुस्लिम, हिंदू और रीजनल आर्किटेक्चर का संगम देखने को मिलता है। सभी फोर्ट्स में आगरा फोर्ट सबसे फेमस है, जो रेड स्टोन में बनवाया गया था। इसके अलावा उन्होंने लाहौर और इलाहाबाद, प्रेजेंट डे प्रयागराज में भी कई फोर्ट्स बनवाए। इसके अलावा उनके बेटे सलीम यानी जहांगीर का जन्म लेने की खुशी में उन्होंने आगरा से 36 किलोमीटर दूर फतेहपुर सीकरी नाम के फोर्ट का निर्माण करवाया। ये भी रेड सैंडस्टोन में बनाया गया था। इतना ही नहीं, गुजरात फतेह के बाद फतेहपुर सीकरी में 176 फीट ऊंचा बुलंद दरवाजा बनवाया गया। फतेहपुर सीकरी कॉम्प्लेक्स में कई गुजराती और बंगाली स्टाइल की बिल्डिंग्स भी देखने को मिलती हैं।
यहाँ पर फेमस जोधाबाई का पैलेस और पंचमहल भी हैं, जिसमें 5 स्टोरीज बनाई गई थी। अकबर के रेन में ही उनकी माँ हुमायूं के लिए मार्बल से हुमायूंस टूम बनवाती हैं, जिसे ताजमहल का प्रिकर्सर भी माना जाता है। अकबर की मृत्यु के बाद उनका मकबरा आगरा के पास सिकंदरा में बनाया गया, जिसे जहांगीर ने कंप्लीट करवाया। आर्किटेक्चर के साथ साथ अकबर पेंटिंग के भी बड़े शौकीन थे। आइए एक नजर डालते हैं। पेंटिंग का असली फाउंडेशन हुमायूं द्वारा रखा गया था। वो अपने साथ 2 पर्शियन पेंटर्स मुगल कोर्ट लाए थे, मीर सईद अली और अब्दुल समद। वे अकबर के कोर्ट में और फेमस हुए। इसके अलावा बसावन, मिस्कीना और दसवंत भी बड़े सधे हुए पेंटर्स थे। अकबर लिटरेरी और रिलीजियस टेक्स्ट्स के इलस्ट्रेशंस बनवाने में बहुत इंटरेस्ट लेते थे। मिनिएचर पेंटिंग को भी अकबर का खूब सपोर्ट मिला। एग्जाम्पल के लिए हुमायूं द्वारा शुरू किए गए हमजा नामा का इलस्ट्रेशन अकबर ने जारी रखा। अकबर पेंटिंग के अलावा म्यूजिक के भी बहुत बड़े पेट्रन थे। म्यूजिक को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने ग्वालियर के म्यूजिशियन तानसेन को अपने नवरत्नों में शामिल किया था। तानसेन ने कई नए राग कंपोज किए। वे एक हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक कंपोजर, म्यूजिशियन और वोकलिस्ट थे। स्वामी हरिदास उनके गुरु हुआ करते थे। म्यूजिक के बाद हम बात करेंगे लिटरेचर के फील्ड में हुए एडवांसमेंट्स के बारे में। लिटरेचर। अकबर के शासन में लिटरेचर को बहुत बढ़ावा मिला था। उनकी लाइब्रेरी में 24,000 बुक्स थीं। उन्हें हिस्ट्री इतनी पसंद थी कि उन्होंने हिस्ट्री का सेपरेट डिपार्टमेंट ही बनवा दिया था और अपने दोस्त अबुल फजल को अकबरनामा लिखने का हुक्म भी दिया, जिसमें उनके शासन की सारी बातें डिटेल में लिखी हैं। जानते हैं अकबरनामा के बारे में। अकबरनामा एंड अबुल फजल। अकबरनामा के ऑथर अबुल फजल का शुरुआती जीवन आगरा में बीता। उनकी अरबिक, पर्शियन, ग्रीक फिलॉसफी और सूफिज्म पर बहुत अच्छी पकड़ थी। साथ ही वे एक इंडिपेंडेंट थिंकर और डिबेटर भी थे, जो कंजर्वेटिव उलेमाओं के व्यूज को कई बार अपोज भी करते थे। उनकी इन्हीं क्वालिटीज के कारण अकबर ने उन्हें अपना एडवाइजर बना दिया था। अकबर का एक मुख्य उद्देश्य स्टेट को रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी से सेपरेट करना था। इस काम में अबुल फजल ने उनका खूब साथ दिया था। कोर्ट हिस्टोरियन के रूप में अबुल फजल ने अकबर के शासन की कई पॉलिसीज और प्रिंसिपल्स को रिमार्केबल तरीके से सभी के सामने आर्टिकुलेट किया। 1589 एडी में अबुल फजल ने अकबरनामा लिखने की शुरुआत की थी। इसे कई सोर्सेज को रेफर करने के बाद लिखा गया था, जैसे वाकई यानी एक्चुअल रिकॉर्ड ऑफ इवेंट्स, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, ओरल टेस्टिमनीज इत्यादि। अकबरनामा 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, जिनमें पहले 2 क्रॉनिकल फॉर्मेट में लिखे गए हैं। फर्स्ट पार्ट में एडम से लेकर अकबर की लाइफ की फर्स्ट 30 इयर्स तक की हिस्ट्री लिखी गई है और दूसरे पार्ट में अकबर के शासन के 46th ईयर यानी 1601 एडी तक की हिस्ट्री डॉक्यूमेंटेड है। वहीं तीसरा पार्ट आईने अकबरी नाम से फेमस है। इसमें अकबर के एम्पायर में रहने वाले लोगों की कल्चर, ट्रेडिशन, रिलीजन इत्यादि पर लंबी चर्चा की गई है। इसके अलावा अकबर के समय में कल्टीवेट होने वाले क्रॉप्स, उनकी यील्ड, प्राइसेस, वेजेस और रेवेन्यूज के स्टैटिस्टिकल डिटेल्स भी इसमें इंक्लूड किए गए हैं। पूरे अकबरनामा की एक खास बात रही है कि इसे अबुल फजल ने बड़े ही सुंदर तरीके से लिखा है, जिसमें डिक्शन और रिदम का पूरा ख्याल रखा गया है। अकबरनामा इंडो पर्शियन राइटिंग स्टाइल का एक क्लासिक एग्जाम्पल है। अकबरनामा का एडिटेड वर्जन फर्स्ट टाइम एशियाटिक सोसाइटी द्वारा 19th सेंचुरी एडी में पब्लिश किया गया था और इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हेनरी बेवरेज के द्वारा अर्ली 20th सेंचुरी में किया गया था। वहीं अबुल फजल के भाई पोएट अबुल फैजी के लीडरशिप में पूरे महाभारत का पर्शियन ट्रांसलेशन भी किया गया था। लिटरेचर के अलावा अकबर की लिंग्विस्टिक पॉलिसी भी बहुत इंक्लूसिव थी। आइए देखते हैं। लिंग्विस्टिक पॉलिसी। अकबर के समय में पर्शियन लैंग्वेज कोर्ट की ऑफिशियल लैंग्वेज बन गई थी। साथ साथ बंगाली, ओडिया, राजस्थानी और गुजराती जैसी रीजनल लैंग्वेजेस भी बड़ी तेजी से डेवलप हो रही थीं। रामायण और महाभारत का बड़े पैमाने पर रीजनल लैंग्वेजेस में ट्रांसलेशन किया जाने लगा। हिंदी पोएट्स में तुलसीदास सबसे इन्फ्लुएंशियल पोएट थे। अकबर काल में ही उन्होंने अवधी हिंदी में रामचरितमानस की रचना की थी। ये तो थी अकबर द्वारा पेट्रोनाइज्ड आर्ट एंड कल्चर की बात। अब हम जानेंगे अकबर की पर्सनालिटी के कुछ
डार्क साइड्स को एंड फाइनली बात करेंगे उनकी लेगेसी की। डार्क साइड्स ऑफ अकबर्स पर्सनालिटी। अकबर कभी कभी काफी क्रूअल्टी के साथ भी बिहेव करते थे। उन्हें रिबेलियन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता था। हिस्टोरियंस हमें 3 ऐसे एग्जाम्पल्स बताते हैं जहां गुस्से में आकर अकबर इंसानियत भूल गए थे। पहले केस में उन्होंने अपने सौतेले भाई आदम खान को छत से नीचे 2 बार फेंकवाया ताकि वो जिंदा ना बच पाए। दूसरा, उज़्बेक रेबल्स से तंग आकर वो उनको हाथी से कुचलवा देते हैं। और तीसरा, चित्तौड़गढ़ फोर्ट को घेरने के बाद अकबर ने चित्तौड़ की आम जनता को गाजर मूली की तरह कटवा दिया था। पर इन घटनाओं के बावजूद हम अकबर को एक महान राजा के रूप में याद करते हैं। आइए उनकी लेगेसी को देखते हैं। लेगेसी ऑफ अकबर। लेटर 16th सेंचुरी एडी में जहां ब्रिटिश और स्पेनिश टेरिटरीज में रिलीजियस परसिक्यूशन चल रहा था, वहीं एक इंडियन एम्परर ने फतेहपुर सीकरी से सेक्युलरिज्म की एक नई दास्तान शुरू की थी। अकबर ने स्टेट और रिलीजन को सक्सेसफुली सेपरेट किया था। उनकी तौहीद इलाही इसी पॉलिसी को रिफ्लेक्ट करती थी। दिल्ली सल्तनत से अकबर के पीरियड तक मुस्लिम रूलर्स और हिंदू मासेस के बीच एक बड़ी खाई बन गई थी। पर अकबर ने जोधाबाई से इंटर रिलीजियस मैरिज करने के साथ साथ राजपूत्स को अपने एडमिनिस्ट्रेशन में जगह देकर इस खाई को पूरी तरह से भर दिया था। अबॉलिशन ऑफ जजिया और सती अबॉलिशन उनके द्वारा किए गए इंपॉर्टेंट सेक्युलर रिफॉर्म्स थे। उन्होंने यूनिवर्सल पीस के लिए दीन इलाही नाम का धर्म भी शुरू किया था, जिसमें हर धर्म की अच्छाइयों को शामिल किया गया। इसके अलावा अकबर के इनोवेटिव मनसबदारी सिस्टम और प्रोविंशियल सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के रीऑर्गेनाइजेशन के कारण मुगल्स अगले 200 सालों तक इंडिया की डेस्टिनी शेप करने में सफल होते हैं। इतना ही नहीं, ब्रिटिशर्स ने टोडरमल के लैंड रेवेन्यू सिस्टम को मॉडिफाई करके परमानेंट सेटलमेंट लैंड रेवेन्यू सिस्टम लाया था, जो भारत की आज़ादी तक चला था। आर्ट एंड कल्चर में मुगल पेंटिंग में अकबर के समय खूब एक्सपेंशन हुआ। आज भी इन पेंटिंग्स को मास्टरपीस माना जाता है। उनके द्वारा शुरू की गई पोर्ट्रेट पेंटिंग स्टाइल जहांगीर के समय तक पीक पर पहुंच गई थी। उन्होंने आगरा और फतेहपुर सीकरी में कई फोर्ट्स और पैलेसेस बनवाए, जो आज भी मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं। अकबर की इन लेगेसीज के साथ हम आज की चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। जहांगीर एंड शाहजहां। पिछले वीडियो में हमने अकबर के रूल के बारे में डिस्कस किया। हमने देखा कि किस तरह अकबर ने न सिर्फ मुगल एम्पायर का एक्सपेंशन किया, बल्कि वो पहले ऐसे रूलर बने जिन्होंने अपनी पॉलिसी से सोसाइटी के फंडामेंटल कैरेक्टर को भी चेंज किया। 1605 में अकबर की डेथ हुई और उसके बाद उनके बेटे जहांगीर ने उनको सक्सीड किया। जहांगीर का रेन 1627 तक चला, जिसके बाद उनको उनके बेटे शाहजहां ने सक्सीड किया। शाहजहां का रेन 1658 में खत्म हुआ। आज की कहानी में हम मुगल एम्पायर के इन्हीं 2 रूलर्स के रेन के बारे में बात करेंगे और देखेंगे इनके रूल के दौरान क्या इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुए। आइए सबसे पहले बात करते हैं अकबर के सक्सेसर और बेटे जहांगीर के बारे में। जहांगीर, रेन फ्रॉम 1605 टू 1627। जहांगीर हरखा भाई और अकबर के एल्डेस्ट सन थे। 1605 में अकबर की डेथ के बाद उन्होंने थ्रोन संभाली। उन्होंने नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर का टाइटल अडॉप्ट किया। 1611 में उन्होंने मेहरुन्निसा से शादी की, जो कि एक इरानियन शेर अफगान की विडो थी और नूरजहां के नाम से फेमस हुई। नूरजहां ने जहांगीर की लाइफ को काफ़ी इन्फ्लुएंस किया। मुगल कोर्ट में वो सिर्फ अकेली वुमन थी और उनके नाम पर कॉइन्स भी स्ट्रक करवाए गए। सभी रॉयल फरमान्स उनके नाम पर ही दिए जाते थे। जहांगीर के बेटों की बात करें तो उनको अपने रेन में अपने 2 बेटे खुसरो और खुर्रम से रिबेलियन फेस करना पड़ा। खुर्रम आगे चल के शाहजहां के नाम से प्रसिद्ध हुए। आइए जानते हैं इन रिबेलियंस के बारे में। खुसरो और शाहजहां रिबेलियन। दोस्तों, 1605 में जहांगीर के एम्परर बनने के तुरंत बाद ही उनके बड़े बेटे खुसरो ने अपने पिता के अगेंस्ट रिबेलियन कर दिया। हालांकि इस समय में बाप बेटे की टसल कोई अनयूजुअल बात नहीं थी। यह रिबेलियन शॉर्ट लिव्ड रहा। लगभग 1 साल बाद 1606 में जहांगीर ने लाहौर के पास हुई एक बैटल में खुसरो को डिफीट किया और आगरा फोर्ट में कैद कर दिया। यहाँ तक कि 5वें सिख गुरु अर्जुन देव को भी खुसरो का सपोर्ट करने के लिए बिहेड करवा दिया गया।
दोस्तों, ये वो पहला इंस्टेंस था जिसके बाद पीस लविंग और भक्ति में बिलीव करने वाली सिख कम्युनिटी एक रिलीजन में इवॉल्व होने लगी। तो ये तो बात हुई खुसरो के रिबेलियन की। अब जानते हैं खुर्रम यानी शाहजहां के रिबेलियन को और उसकी सिग्निफिकेंस को। दोस्तों, कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि नूरजहां ने अपने पिता, भाई और बेटे खुर्रम के साथ अलायंस करके जुंटा यानी एक ग्रुप बनाया। इस ग्रुप ने जहांगीर को इस तरह मैनेज किया कि कोई भी इस ग्रुप के सपोर्ट के बिना अपने करियर में एडवांस नहीं कर सकता था। नूरजहां के पॉलिटिकल एम्बिशंस के चलते शाहजहां के उनके पिता जहांगीर से डिफरेंसेस क्रिएट हो गए और 1622 में शाहजहां ने अपने पिता के अगेंस्ट रिबेलियन ही कर दिया। शाहजहां के रिबेलियन का इमीडिएट कॉज था उनका कांधार की तरफ प्रोसीड करना, जिसको पर्शियंस ने सीज कर लिया था। नूरजहां के कहने पर उन्होंने कांधार की तरफ प्रोसीड तो किया, लेकिन शाहजहां को ये डर था कि उनकी गैर मौजूदगी में उनके खिलाफ साजिश की जाएगी और ये भी डर था कि ये कैंपेन काफी लंबा भी हो सकता है। इसके चलते शाहजहां ने कई डिमांड्स रखी, जैसे आर्मी की फुल कमांड, पंजाब पर कंप्लीट कंट्रोल और कई इंपॉर्टेंट फोर्ट्स पर कंट्रोल एटसेट्रा। लेकिन दिल्ली के पास हुई एक बैटल में महाबत खान की लीडरशिप में शाहजहां की डिफीट हुई। महाबत खान मुगल कोर्ट का ही एक नोबल था। शाहजहां के रिबेलियन ने मुगल्स को 4 साल तक डिस्ट्रैक्टेड रखा। फाइनली 1626 में पिता और बेटे ने रेकनसाइल कर लिया। इस रिबेलियन के कारण कांधार हारना पड़ा और डेक्कन के रूलर्स ने अपनी लॉस्ट टेरिटरीज पर दोबारा कब्जा कर लिया, जो अकबर के रूल के दौरान मुगल कंट्रोल में आई थी। दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जहांगीर के रूल में मुगल एम्पायर किस तरह एक्सपैंड हुआ। एक्सपेंशन अंडर जहांगीर। जहांगीर का सबसे बड़ा अचीवमेंट रहा मेवाड़ के साथ चल रहे डिस्प्यूट का सेटलमेंट। 1615 में मेवाड़ के अमर सिंह, जो कि महाराणा प्रताप के बेटे थे, उन्होंने जहांगीर के सामने सबमिशन किया। जहांगीर ने इस ट्रीटी के टर्म्स काफी लिबरल रखे थे, जिसके चलते अमर सिंह सबमिशन के लिए तैयार हुए। राणा अमर सिंह के बेटे करण सिंह को 5000 की रैंक के साथ मनसबदार बनाया गया। ये रैंक पहले ही जोधपुर, बीकानेर और अम्बेर के रूलर्स को दिया जा चुका था। इस तरह जहांगीर ने अकबर के टाइम में शुरू हुई राजपूत पॉलिसी को कंप्लीट किया और राजपूत्स के साथ के अलायंस को फर्दर स्ट्रेंथन किया। 1616 में मराठा सरदार्स की मदद से मुगल कमांडर खान खानान ने डेक्कन किंगडम्स, अहमदनगर, बीजापुर और गोलकोंडा की कंबाइंड फोर्सेस को डिफीट किया। इस डिफीट ने मुगल्स के अगेंस्ट रही डेक्कनी अलायंस को हिलाकर रख दिया। जहांगीर ने डेक्कन में एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी को फॉलो करने की कोशिश की, लेकिन कुछ ज्यादा सक्सेस नहीं मिली। इसका मेन कारण था मलिक अंबर, जिसने डेक्कनी स्ट्रगल को बरकरार रखा। मलिक अंबर अहमदनगर किंगडम का डे फैक्टो रूलर था। मलिक ने मराठास और बीजापुर के रूलर इब्राहिम आदिल शाह की मदद से मुगल्स को बेरार, अहमदनगर और बालाघाट में अपनी पोजीशन कंसोलिडेट करना डिफिकल्ट कर दिया। जहांगीर पहले मुस्लिम रूलर बने जिन्होंने 1620 में हिमाचल के कांगड़ा को एनेक्स किया। जहांगीर के रूल में 1608 में ईस्ट में भी कॉन्फ्लिक्ट्स हुई। जहांगीर ने फेमस सूफी सेंट शेख सलीम चिश्ती के ग्रैंडसन इस्लाम खान को बंगाल भेजा। उसने अफगान रेबल्स को डिफीट किया और मुगल अथॉरिटी को बंगाल में इस्टेब्लिश किया। जहांगीर की डेथ 1627 में हुई, जिसके बाद शाहजहां ने नोबल्स, चीफ दीवान आसफ खान और आर्मी की मदद से थ्रोन पर अपने आप को बैठाया और नूरजहां की बात करें तो उन्हें पेंशन देकर रिटायर कर दिया गया। दोस्तों, जहांगीर के रूल में हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान रखने चाहिए, जैसे जहांगीर के रूल में ही ब्रिटिशर्स ने मछलीपट्टनम, आंध्र प्रदेश को विजिट किया। कैप्टन हॉकिंस 1608 से 1611 के बीच और थॉमस रो 1615 से 1619 के बीच जहांगीर के कोर्ट में आए और एक फरमान के जरिए उनको सूरत में एक इंग्लिश फैक्ट्री सेटअप करने की परमिशन मिली। जहांगीर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी तुजू के जहांगीरी पर्शियन लैंग्वेज में लिखी। उन्होंने एक वैल्यूएबल डिक्शनरी फरंग जहांगीरी को पेट्रनाइज किया। मार्बल से बिल्डिंग्स को कंस्ट्रक्शन और वॉल्स को सेमी प्रेशियस स्टोन्स की फ्लोरल डिजाइन्स डेकोरेट करना उन्हीं के रेन में स्टार्ट किया। वॉल्स के इस डेकोरेशन को पीछे डूरा कहा जाता है। जहांगीर ने कश्मीर विजिट किया और कई गार्डन्स जैसे शालीमार बाग, निशात बाग को सेटअप किया। लाहौर में मोती मस्जिद और खुद के मौसोलियम का कंस्ट्रक्शन भी जहांगीर ने करवाया। सिर्फ जहांगीर ही एक ऐसे मुगल रूलर थे जिन्होंने अपना मौसोलियम खुद बनवाया।
जहांगीर के रूल में मुगल पेंटिंग अपने पीक पर पहुंची। किंग्स के हेड के पीछे हेलो यानी डिवाइन लाइट्स का यूज जहांगीर के रूल में ही स्टार्ट हुआ। तो दोस्तों, ये थी कहानी जहांगीर के रूल की। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं उनके सक्सेसर शाहजहां के रेन के बारे में, जिन्होंने 1628 में थ्रोन संभाली। शाहजहां रेन 1628 टू 1658। शाहजहां ने 1628 में आगरा में मुगल एम्पायर की कमान संभाली। उनकी मदर जगत गोसाई एक हिंदू थी। आर्जमंद बानो बेगम से उनकी मैरिज हुई, जो आगे चल के मुमताज महल के नाम से फेमस हुई। रूल के तौर पर शाहजहां का सबसे पहला कंसर्न था डेक्कन की टेरिटरीज को रिकवर करना, जो निजाम शाही रूलर्स ने कैप्चर कर ली थी। उन्होंने खाने जहान लोधी को इस पर्पस के लिए अपॉइंट किया, जो इस टास्क में फेल हो गए और उनको वापस कोर्ट बुला लिया गया। कुछ समय में ही खाने जहान लोधी ने निजाम शाही रूलर्स को ज्वाइन कर लिया, जिससे शाहजहां इन्फ्यूरिएट हो गए और अब उन्होंने डेक्कन की लॉस्ट टेरिटरीज को वापस हासिल करने के लिए अग्रेसिव पॉलिसी को अपनाया। शाहजहां की डेक्कन पॉलिसी अकबर और जहांगीर से ज्यादा सक्सेसफुल रही। उनको यह समझ आया कि जब तक अहमदनगर एक इंडिपेंडेंट स्टेट है, तब तक मुगल्स के लिए पीस होना मुश्किल है। बीजापुर और मराठास पर अथॉरिटी सेटअप करके शाहजहां ने महाबत खान को डेक्कन का मुगल वाइसरॉय बनाया। 1636 में फाइनली बीजापुर और गोलकोंडा के साथ लंबी कॉन्फ्लिक्ट्स के बाद अहदनामा यानी ट्रीटी साइन हुई। इन ट्रीटी से शाहजहां ने अकबर के अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव को रियलाइज किया और 1636 में ही अहमदनगर किंगडम भी मुगल्स ने एनेक्स कर लिया। इस दौरान शाहजहां का बेटा औरंगजेब डेक्कन का वाइसरॉय था। मुगल एम्परर की सुजरेनिटी अब कंट्री की लेंथ और ब्रेड्थ में एक्सेप्ट की जाने लगी। मुगल्स के साथ पीस होने से डेक्कनी स्टेट्स अब साउथ की तरफ अपनी टेरिटरीज एक्सपैंड करने लगे। इस कंटिन्यूअस एक्सपेंशन से इन स्टेट्स का इंटरनल कोहेजन वीक हो गया, जिसके चलते एक बार फिर से डेक्कन में कॉन्फ्लिक्ट का माहौल क्रिएट हो गया। 1656 में शाहजहां ने औरंगजेब को डेक्कन किंगडम्स की टेरिटरीज को एनेक्स करने का ऑर्डर दिया। इस तरह शाहजहां ने डेक्कन किंगडम्स को कॉन्कर किया। 1632 में शाहजहां ने पोर्चुगीज को ट्रेडिंग प्रिविलेजेस के रेगुलर अब्यूज के चलते हुगली के पास डिफीट किया। शाहजहां के रेन को मुगल एम्पायर की द गोल्डन एज कहा जाता है, क्योंकि उनके रूल में ही मुगल आर्किटेक्चर अपने पीक पर पहुंचा। उन्होंने लिटरेचर को भी पेट्रोनाइज किया। आइए देखते हैं उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस को। कॉन्ट्रीब्यूशंस टू आर्किटेक्चर। शाहजहां ने फेमस ताजमहल को बनवाया, जो कि 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में से एक है। 1631 में इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ और इसे कंप्लीट होने में 22 साल लगे। इसके डिजाइन को उस्ताद ईसा खान ने प्रिपेयर किया और मेन डोम को इस्माइल खान ने डिजाइन किया था। शाहजहां के रूल में मॉस्क बिल्डिंग भी अपने पीक पर पहुंची। उन्होंने आगरा में मोती मस्जिद का कंस्ट्रक्शन करवाया। इसको व्हाइट मार्बल से बनाया गया था। शीश महल, आगरा का मुसलमान बुर्ज और दिल्ली का जामा मस्जिद भी उन्होंने बनवाया। जामा मस्जिद को रेड स्टोन से बनाया गया था। मुसलमान बुर्ज में उन्होंने अपने जीवन के आखिरी दिन कैप्टिविटी में गुजारे। शाहजहां के रेन में फोर्ट बिल्डिंग भी अपने पीक पर पहुंचा। दिल्ली का फेमस रेड फोर्ट उन्होंने ही बनवाया, जिसमें रंग महल, दीवाने आम और दीवाने खास थे। लाहौर में शालीमार बाग का कंस्ट्रक्शन करवाया। शाहजहानाबाद की सिटी को बनवाया, जो कि आज के दिल्ली में है। बेबदल खान की मदद से उन्होंने फेमस पीकॉक थ्रोन को बनवाया। शाहजहां के रेन को फ्रेंच ट्रैवलर्स बर्नियर और टैवर्नियर और इटालियन ट्रैवलर मानुची ने भी डिस्क्राइब किया है। ब्रिटिश ट्रैवलर पीटर मुंडी ने शाहजहां के टाइम में हुए फैमिन का डिस्क्रिप्शन दिया है। 1630 से 1632 के बीच गुजरात में हुए इस फैमिन में करीब 30 लाख लोगों की डेथ हुई। शाहजहां ने कई ऑथर्स और हिस्टोरियंस को पेट्रोनाइज किया, जैसे इनायत खान, जिन्होंने शाहजहां नामा लिखा। उनके बेटे दारा शिकोह ने भागवत गीता और उपनिषद को पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करवाया। दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं शाहजहां के रेन के लास्ट ईयर्स के बारे में, जब उनके बेटों के बीच सक्सेशन के लिए वॉर्स हुए। वॉर्स ऑफ सक्सेशन। शाहजहां के रेन के कुछ आखिरी साल सक्सेशन के बिटर वॉर्स से घिरे रहे। उनके 4 बेटे थे। दारा शिकोह, जो कि एल्डेस्ट था और क्राउन प्रिंस था, शुजा,
जो बंगाल का गवर्नर था, औरंगजेब जो डेक्कन का गवर्नर था, और मुराद बख्श जो मालवा और गुजरात का गवर्नर था। 1657 के एंड में शाहजहां आगरा में कुछ समय के लिए बीमार हो गए। इसी दौरान मुगल प्रिंसेस थ्रोन के लिए लड़ाई करने लगे। 1658 में बैटल ऑफ सामूगढ़ में औरंगजेब ने दारा शिकोह को डिफीट किया। इस डिफीट ने सक्सेशन को प्रैक्टिकली डिसाइड कर दिया था। औरंगजेब ने खुद को आलमगीर के टाइटल के साथ क्राउन कर लिया। लेकिन इसके बाद भी अगले 2 साल तक सिविल वॉर कंटिन्यू रहा। बैटल ऑफ खाजवा, इलाहाबाद में औरंगजेब ने शुजा को डिफीट किया और विक्टोरियस हुआ। 1659 में हुई बैटल ऑफ देओराई औरंगजेब के अगेंस्ट दारा शिकोह की लास्ट बैटल रही। इस डिफीट के बाद दारा शिकोह को अफगानिस्तान भागना पड़ा, लेकिन उसको औरंगजेब ने कैप्चर कर लिया, इम्प्रिजन किया और कुछ समय बाद एग्जीक्यूट कर दिया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने रिसेंटली एक 7 मेंबर पैनल का गठन किया है, जिसका पर्पस है दारा की ग्रेव को ढूंढना। ऐसा माना जा रहा है कि उसकी ग्रेव हुमायूंस टूम में ही है, जहां मुगल फैमिली के 140 से भी ज्यादा लोगों की ग्रेव्स हैं। इस पैनल की फाइंडिंग्स आना अभी बाकी है। बैटल ऑफ देओराई के बाद औरंगजेब का सेकंड कॉरोनेशन हुआ। इसके बाद औरंगजेब ने आगरा में एंटर किया और शाहजहां को सरेंडर करने के लिए फोर्स किया। शाहजहां को आगरा फोर्ट में कन्फाइन कर दिया गया और एक स्ट्रिक्ट देखरेख में रखा गया। इस दौरान शाहजहां की बेटी जहांआरा ने उनकी देखभाल की। 1666 में शाहजहां की डेथ हुई और उनको ताजमहल में अपनी वाइफ की ग्रेव के पास ही बेरी कर दिया गया। इस तरह उनका रेन तो 1658 में ही एंड हो गया, लेकिन 1666 में उनकी डेथ हुई। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जहांगीर और शाहजहां के रूल में एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह का था। एडमिनिस्ट्रेशन अंडर जहांगीर एंड शाहजहां। अकबर के रेन में डेवलप हुई एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी और रेवेन्यू सिस्टम जहांगीर और शाहजहां के रेन में कुछ माइनर मॉडिफिकेशंस के साथ मेंटेन रहा, लेकिन मनसबदारी सिस्टम में कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस देखने को मिले। अकबर के टाइम में कंटिजेंट को मेंटेन करने के लिए मनसबदार को दी जाने वाली सैलरी जहांगीर के रूल में कम कर दी गई। दोनों ही रूलर्स के टाइम में जत यानी मनसब रैंक की सैलरीज को रिड्यूस करने की टेंडेंसी देखने को मिली। जत रैंक को बढ़ाए बिना ही ट्रूप्स के नंबर्स को बढ़ाने की परमिशन दी जाने लगी। इसी के साथ साथ शाहजहां के समय में नोबल्स के द्वारा मेंटेन किए जाने वाले सवार्स के नंबर में भी भारी कमी देखने को मिली। मनसबदार्स की इनकम कैश में न देकर जागीर के फॉर्म में दी जाने लगी। जागीर्स की इनकम को जमादामी कहा जाता था। शाहजहां के रूल में कल्टीवेशन के एरिया में अच्छी ग्रोथ हुई और कैश क्रॉप्स का प्रोडक्शन भी बढ़ा। जमादामी भी इंक्रीज हुई। मुगल आर्मी का मेन आर्म थी कैवलरी यानी घुड़सवार सेना। मनसबदार्स के साथ ही मुगल एम्परर्स इंडिविजुअल ट्रूपर्स पर भी ध्यान देते थे, जिनको अहाड़ीज कहा जाता था। अहाड़ीज जेंटलमैन ट्रूपर्स थे और उनको अदर ट्रूपर्स के कंपैरिजन में ज्यादा सैलरी दी जाती थी। इनको डायरेक्टली एम्परर्स रिक्रूट करते थे। अहाड़ीज के साथ ही एम्परर्स रॉयल बॉडीगार्ड्स भी मेंटेन करते थे, जिनको वालाशाहीज कहा जाता था। इस पीरियड में मुगल एम्परर्स के पास बड़ी मात्रा में वॉर एलिफेंट्स थे और एक वेल ऑर्गेनाइज्ड पार्क ऑफ आर्टिलरी भी थी। अब आते हैं कंक्लूजन पर। कंक्लूजन। तो दोस्तों, इस कहानी में हमने देखा अकबर के 2 सक्सेसर्स के बारे में, जहांगीर और शाहजहां। आपने देखा कि किस तरह दोनों ही रूलर्स कैपेबल थे। दोनों ने ही मुगल एम्पायर के एक्सपेंशन को फोरफ्रंट पर रखा और शाहजहां के रूल में एम्पायर ऑलमोस्ट अपनी मैक्सिमम टेरिटरी तक पहुंचा। राजपूत्स के साथ अलायंस को मेंटेन रखा और अफगान्स और मराठास के साथ अलायंस करके एम्पायर के पॉलिटिकल बेस को एक्सपैंड किया। अकबर के रेन से शुरू हुई लेगेसी, जिसमें टेरिटरी एक्सपेंशन के साथ साथ सोसाइटी और कल्चर में भी चेंजेस हुए, इस लेगेसी को भी दोनों ही रूलर्स ने कंटिन्यूड रखा। आर्ट एंड कल्चर की बात करें तो जहां एक तरफ जहांगीर का रूल पेंटिंग आर्ट का हाई पॉइंट माना जाता है, वहीं दूसरी ओर शाहजहां के रूल में इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर अपने चरम सीमा पर पहुंचा। इसके अलावा दोनों रूलर्स ने नेबरिंग एशियन पावर्स जैसे ईरान, उज़्बेक्स और ऑटोमन टर्क्स से रिलेशंस को स्टेबलाइज किया, जिससे फॉरेन ट्रेड में भी इजाफा हुआ। तो दोस्तों, 17th सेंचुरी का फर्स्ट हाफ यानी 1605 से लेकर 1658 तक एज अ होल देखा जाए तो ग्रोथ और प्रोग्रेस का एरा था।
इसके बाद पावर में आता है औरंगजेब, जिसके बारे में हम अपने अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। औरंगजेब। पिछले वीडियो में हमने अकबर के 2 केपेबल सक्सेसर्स यानी जहांगीर और शाहजहां के रेन के बारे में जाना। हमने देखा कि किस तरह अकबर की लेगेसी, जिसमें एम्पायर के एक्सपेंशन के साथ साथ सोसाइटी और कल्चर एडवांसमेंट भी था, को दोनों ही रूलर्स ने मेंटेन रखा। हमने जाना कि शाहजहां के रूल में मुगल आर्किटेक्चर अपने पीक पर पहुंचा। 1658 में औरंगजेब ने कई वॉर्स ऑफ सक्सेशन के बाद थ्रोन को सक्सीड किया। सक्सेशन वॉर्स के बारे में भी हम पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं। आज की इस कहानी में हम औरंगजेब के रेन के बारे में बात करेंगे और देखेंगे इनके रेन में क्या इंपॉर्टेंट चेंजेस देखने को मिले। दोस्तों, औरंगजेब का रेन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उन्हीं के रेन के दौरान मुगल एम्पायर का डिसइंटीग्रेशन चालू हुआ। उनकी स्ट्रिक्ट रिलीजियस पॉलिसीज और इंटॉलरेंस के चलते ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने अपने प्रीडिसेसर्स की लेगेसी को डिस्ट्रॉय कर दिया। आज इस कहानी में हम उनकी रिलीजियस पॉलिसीज पर भी चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। औरंगजेब्स रेन 1658 to 1707। औरंगजेब ने ऑलमोस्ट 50 साल के लंबे समय के लिए रूल किया। उनके रेन में मुगल एम्पायर अपनी टेरिटोरियल क्लाइमैक्स तक पहुंचा। इस दौरान मुगल एम्पायर नॉर्थ में कश्मीर से लेकर साउथ में जिंजी और वेस्ट में हिंदू कुश से लेकर ईस्ट में चिटागोंग तक फैला हुआ था। औरंगजेब एक गॉड फियरिंग मुस्लिम थे और एक सिंपल लाइफ जीते थे। वो एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन थे और गवर्नमेंट के टास्क से खुद को या फिर अपने सबऑर्डिनेट्स को स्पेयर नहीं करते थे। इसी के साथ साथ वो रिलीजन में एक्सट्रीमली डिवोटेड थे और एक लर्नेड पर्सन होने के साथ साथ अरबिक और पर्शियन लैंग्वेज में प्रोफिशिएंट थे। एज अ रूलर, औरंगजेब के अचीवमेंट्स को लेकर इतिहासकारों में काफी डिवीजन है। कुछ का मानना है कि औरंगजेब ने अकबर की रिलीजियस टॉलरेंस की पॉलिसी को रिवर्स कर दिया। उनका मानना है कि इसी कारण कई पॉपुलर अपराइजिंग्स हुई जिसने एम्पायर को कमजोर बना दिया। दूसरे ग्रुप ऑफ हिस्टोरियंस का मानना है कि औरंगजेब को अनजस्टली मलाइन किया गया है। उनका मानना है कि औरंगजेब के प्रीडिसेसर्स की खराब पॉलिसीज के चलते नोबल्स डिसलॉयल हो गए और मजबूरन औरंगजेब को हार्श पॉलिसीज अपनानी पड़ी। रीसेंट रिसर्च वर्क्स में औरंगजेब की पॉलिटिकल और रिलीजियस पॉलिसीज को सोशल, इकोनॉमिक और इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट्स के नजरिए से असेस किया गया है। इस पर कोई डाउट नहीं है कि औरंगजेब एक ऑर्थोडॉक्स बिलीफ वाले रूलर थे। फिलोसॉफिकल डिबेट्स और मिस्टिसिज्म में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन ऑर्थोडॉक्स कैरेक्टर के होते हुए भी सेक्युलर डिक्रीज यानी रेगुलेशंस को इश्यू करने से पीछे नहीं हटते थे। इन सेक्युलर डिक्रीज को ज़वाबित कहा जाता था। ज़वाबित्स मेनली शरिया पर बेस्ड थी, लेकिन कुछ इंस्टेंसेस में इनको मॉडिफाई भी किया जाता था जिससे इन रेगुलेशंस को इंडिया की स्पेसिफिक कंडीशंस में इंप्लीमेंट किया जा सके। ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम होने के साथ औरंगजेब एक रूलर भी थे। इंडिया की पॉलिटिकल रियलिटी को अच्छे से समझते थे। उन्हें मालूम था कि इंडिया की मेजॉरिटी पॉपुलेशन हिंदू थी और वो अपने फेथ से डीपली अटैच थे। ऐसी कोई भी पॉलिसी जिसे हिंदूज और हिंदू राजाज को एलियनेशन यानी अनफ्रेंडली फील हो, यहां वर्क करने वाली नहीं थी। तो आइए शुरू करते हैं औरंगजेब की रिलीजियस पॉलिसीज से। औरंगजेब्स रिलीजियस पॉलिसीज। सबसे पहले बात करते हैं उनके मॉरल और रिलीजियस रेगुलेशंस के बारे में। अपने रेन की शुरुआत में उन्होंने कॉइन्स पर कलमा यानी एक तरह की इस्लामिक ओथ को इंस्क्राइब करना बंद करवा दिया क्योंकि कॉइन्स अशुद्ध हो सकते थे। उन्होंने नौरोज की प्रैक्टिस को डिसकंटिन्यू करवा दिया क्योंकि वो एक ज़ोरास्ट्रियन प्रैक्टिस थी। सभी प्रोविंसेस में मोहतसिब्स को अपॉइंट किया गया था जिनका काम ये इंश्योर करना था कि प्रोविंस के सभी लोग शरिया के अकॉर्डिंग जीवन व्यतीत कर रहे थे। उदाहरण के तौर पर जैसे इंटॉक्सिकेंट्स को पब्लिक प्लेसेस में कंज्यूम करना बंद करवाया गया। ऐसी प्रैक्टिसेस जो शरिया और ज़वाबित्स के अगेंस्ट थी, उनको चेक में रखना इनका काम था। लेकिन इन ऑफिशियल्स को सिटीजन्स की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करना अलाउड नहीं था। अपने रेन के 11th ईयर यानी 1669 में औरंगजेब ने कई ऐसे मेजर्स लिए जिनको पुरैटैनिकल यानी मॉरली स्ट्रिक्ट मेजर्स कहा जा सकता है। इसके चलते कोर्ट में सिंगिंग को बंद करवा दिया गया और सभी ऑफिशियल म्यूजिशियंस को हटा दिया गया। हालांकि इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक और नौबत यानी